हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके कक्षा 10वीं विषय हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, आपके चैप्टर नंबर 2 की। कौन सी चैप्टर भाई? आपके इकाई 1 में है प्रकृति व पर्यावरण, उसमें से जो 1.2 है नर्मदा का उद्गम अमरकंटक, उस चैप्टर की कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन आंसर से सबको आसान तरीके से समझने वाले देखने वाले, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और अंत तक देखना। तो इसमें जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस की मतलब समझना और पार्ट को आपको अच्छे से पढ़ लेना, फिर ये आंसर्स जो है करना है। तो चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि विंध्य और सतपुड़ा को लेखक ने किस रूप में चित्रित किया गया है? लेखक कौन है भाई? डॉक्टर श्रीराम परिहार। तो डॉक्टर श्रीराम परिहार जी ने विंध्य और सतपुड़ा को पाठ में कैसे बताया, उन दोनों के बारे में, इस चीज को आपको अपने शब्दों में पहले पढ़ लो आंसर्स को। ए टू जेड रट्टा नहीं मारना है आपको, पढ़ लो, पढ़ने के बाद उसको अपने शब्दों में जो है उसको लिखना होता है, ठीक है। तो विंध्य और सतपुड़ा का समवेत विग्रह, देखो इसमें हम लोग उनका नाम जो है यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता है किनका, लेखक का नाम डॉक्टर श्रीराम परिहार। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर श्रीराम परिहार जी के अनुसार विंध्य और सतपुड़ा का समवेत विग्रह बड़ा ही सुदर्शन और मनोहारी है। समवेत विग्रह मतलब जहां पर वो दोनों इस तरीके से मान के चलो, ये दो पहाड़ है तो ये दोनों अलग हो रहे थे, यहाँ पर का जो दृश्य है, बीच की जो दृश्य है वो क्या है, बहुत ही सुंदर है। इसे मेकल पर्वत कहते हैं, और बीच की जो भाग है उसको हम लोग कौन सा बोलेंगे? मेकल पर्वत कहते हैं। और मेकल पर्वत की दाहिनी तरफ विंध्याचल और तथा बाईं तरफ सतपुड़ा, और इन्हीं दोनों के बीच में नर्मदा नदी बहती। एक तरफ क्या है, विंध्याचल है, और एक तरफ क्या है आपका ये मेकल पर्वत है बीच वाली, ठीक है। एक तरफ जो है विंध्याचल है और एक तरफ जो है सतपुड़ा, और इन दोनों के बीच में जहां पर ये क्या मैकल पर्वत है, तो मैकल पर्वत की किनारे किनारे क्या बहती? नर्मदा नदी बहती है। और वो नर्मदा विंध्य और सतपुड़ा की प्राकृतिक रचना हथेली की जैसे प्रतीत होती है, मानो कि वो हमारी हाथ जैसे, और उस पर जो नदी बह रही वो हमारे हाथ पे जो रेखाएं होती है सिमिलर उसी की तरह जो है दिखती है। इसी में नर्मदा नदी की धारा लहरें मारती हुई हथेलियां मारती, मतलब जो दोनों के बीच में विंध्य और सतपुड़ा के पर्वत में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। इस तरीके से इसको आप अपने शब्दों में आगे पीछे करके लिख सकते हैं, लेकिन पाठ के अनुसार, ठीक है, अपने अनुसार नहीं। मैं बोल रहा हूं शब्द आपके हो, लेकिन जो पाठ के हिसाब से आपको लिखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वनवासियों का जीवन कैसे होता है? तो वनवासियों का जीवन जो है निर्द्वंद होता है। निर्द्वंद का मतलब समझते हैं इस तरीके से यहाँ पर बोला, अर्थात उनका जीवन सरल और सादा होता है। वनवासी महिलाएं आम और जामुन बांस की टोकरियों में रखकर बेचती। ये लोग अपना जीवन अभाव में व्यतीत करते, किंतु शांतिपूर्ण तरीके से। तो इसको देखो, आप इसको पढ़ लिए, ठीक है, इसको आप छुपा लो, मोबाइल को आप चेंज कर लो या वीडियो को रोक कर लो। उसके बाद आप इसको सोचो कि आप इसके आंसर्स को कैसे लिख सकते हो, जिसके आधार पर यहाँ पर मैं जो आंसर पढ़ा उसके हिसाब से। तो आप लोग लिख सकते हैं कि वनवासियों का जीवन जो है बहुत ही आसान होती है, सरल होती है। उन लोगों के पास सुविधाओं की अभाव होती है, उनके पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं होती है। वो अपने जीवन यापन के लिए क्या करते हैं, वो आम और जामुन को बेचते, टोकरियों में पकड़ करके बेचते, जिससे वो अपना जीवन यापन जो है व्यतीत करते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से वो जीवन यापन व्यतीत करते। इस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें क्या बताया जा रहा है कि अमरेश्वर के कंठ से ही नर्मदा निकलती, यह पंक्ति किस संदर्भ में कही? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको करना है। अमरेश्वर के कंठ से ही नर्मदा निकलती, यह पंक्ति किस संदर्भ में कहा? आखिर क्यों कहा गया, कब कहा गया, इस चीज को देखते हैं। अमरेश्वर के कंठ से ही नर्मदा निकलती है, इस कथन का तात्पर्य नर्मदा के क्या है, उद्गम स्थान से है, जो कि एक जल कुंड है, ठीक है। नर्मदा का यहाँ पर अमरेश्वर के कंठ से निकलता है। अमरेश्वर का कंठ मतलब वो क्या है, एक जल कुंड है जहां से नर्मदा नदी निकलती है, ये बात को बोल रहा है। यह जल कुंड अमरेश्वर में स्थित है। यह कुंड 11 कोड़ी है, ठीक है। यह कुंड कितने, 11 कोड़ी टाइप से, जैसे कि ये त्रिकोण हो जाएगा इसका, अगर 3 कोण की बात करें, इसको कितना चतुर्कोण। तो ये जो कुंड है लगभग ये कुछ इस तरीके से लगभग बना रहा होगा, ठीक है, जिसमें लगभग 11 कोड़ी होने है, ठीक है। इसके चारों तरफ मंदिर बने हुए, कुंड के चारों तरफ मंदिर बने हुए। कुंड विशाल है, भव्य तथा पक्का बना हुआ है। यह कुंड नर्मदा का आदिम स्रोत है, मतलब नर्मदा का स्रोत इसी से बना हुआ है। कुंड में नर्मदा का जल एकत्रित होकर रहता है। कुंड के बाद नर्मदा भूमिगत होकर कपिल धारा के पास प्रकट
होती है। इस तरीके से इसमें आप जो है आंसर्स को लिख सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात चले। क्वेश्चन नंबर 4 में इस पर क्या बोला जा रहा है कि अमरकंटक ने अपनी आत्मा से नर्मदा को जन्म दिया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये भी बहुत बार आ चुका है, तो इसको भी आपको करना है अच्छे से। ठीक है, तो अमरकंटक ने अपनी आत्मा से नर्मदा को जन्म दिया, पाठ के अनुसार स्पष्ट करना है। तो इसके आंसर आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि अमरकंटक ने अपनी आत्मा से नर्मदा को जन्म दिया। इसका अर्थ है कि नर्मदा कुंड से अमरकंटक एक शिखर के और आसपास की भूमि ऊंची है। ठीक है, वहीं का जल निरंतर नर्मदा कुंड से आता रहता है, इसी कारण कुंड में सदैव जल रहता है। इस कारण पाठ में कहा गया कि अमरकंटक ने अपनी आत्मा से जो है नर्मदा को जन्म दिया, क्योंकि वो वहीं का जल जो निरंतर नर्मदा कुंड में आते रहता है। इस वजह से ही उसको क्या कहा गया है कि जो अमरकंटक है अपनी आत्मा से नर्मदा को जन्म दिया है करके, क्योंकि वो वहीं से उत्पन्न हुआ है, उद्गम हुआ है। क्लियर है? ठीक, फिर आशय स्पष्ट करने आपको क्वेश्चन है यहाँ पर का दूर से दृष्टि पड़ी, मतलब पाठ में जो है आपका व्याख्या करने वाला है। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, इसलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर करके आप लोग रखेंगे, पूरे को ध्यान से करेंगे इन सब चीज़ों को। ठीक है, फिर हाँ, ये वाले क्वेश्चन नंबर 6, इस पर क्या बोला जा रहा है कि नर्मदा नदी सूख जाएगी तो हम कैसे बच सकेंगे। वनवासी स्त्री द्वारा ये बात क्यों कहा गई, मतलब ये जो वनवासी स्त्री है उन्होंने ऐसा क्यों कही। तो देखो, वनवासी स्त्री द्वारा यह कथन है कि नर्मदा सूख जाए तो हम कैसे बचेंगे, इस बात का प्रमाण है कि नर्मदा नदी वहाँ के लोगों के लिए क्या है, वहाँ के जीवों मनुष्यों सबके लिए क्या है, आवश्यक है। इसलिए ऐसा कहा, क्योंकि नर्मदा नदी से उनकी पूरा जो जीवन यापन है, जो दिनचर्या पूरी तरीके से जुड़ी हुई, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, क्योंकि नर्मदा नदी के सहारे बहुत से जीव जंतु जो है जीवित हैं। ठीक है, फिर इस टाइप से टिप्पणी लिखने वाले क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सोनमुड़ा, अम्रकुट, मेकल, माइकी बगिया, इस पर लिखना है आपको। अगर आपको सोनमुड़ा क्या लिखना है तो आपकी स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे, इस तरीके से लिख सकते हैं कि सोनमुड़ा या सोन नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, सोनमुड़ा में क्या हुआ है, सोन नदी का उद्गम स्थल है। सोन नदी आप लोग जानते हैं उद्गम स्थल है, यह अमरकंटक के पश्चिमी भाग में स्थित है। ये 2 पॉइंट हुआ। पहला पॉइंट आप लोग को ध्यान में रखना है कि सोनमुड़ा की बात करें तो सोनमुड़ा जो है सोन नदी का उद्गम स्थल है, और ये अमरकंटक के कौन से भाग में, पश्चिमी भाग में। सोन नदी सोनमुड़ा से निकलकर पूर्व में चली जाती है, यह गंगा की सहायक नदी है और आगे जाकर गंगा में मिलती है। अब आपको क्या क्या चीज़ें याद रखना है, हमें सोनमुड़ा के बारे में लिखना है। तो सोनमुड़ा से ही सोन नदी निकलती है और सोन नदी जो है जाके गंगा पे मिल जाती है, अर्थात सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और इसी सोनमुड़ा के जंगल में, ठीक है, सोनमुड़ा के जंगल में आम के वृक्ष बहुतायत रूप में पाया जाता है, मतलब वहाँ अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो सोनमुड़ा के बारे में आप यही लिखेंगे कि सोनमुड़ा से सोन नदी निकलती है, सोन नदी गंगा की सहायक नदी जो कि गंगा में जाकर के मिल जाती है। और उसी सोनमुड़ा के जंगलों में क्या पाया जाता है, बहुतायत रूप में आम के पेड़ पाया जाता है अधिक मात्रा में। फिर हम लोग नीचे लिखेंगे आम्रकूट। आम्रकूट का अर्थ क्या है, तो आम्रकूट महाकवि कालिदास ने प्राचीन काल में नर्मदा के क्षेत्र को, जहाँ पर नर्मदा क्षेत्र है जहाँ तक का, उसको ही क्या कहा गया था, आम्रकूट कहा गया था, क्योंकि वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में क्या पाया जाता था, आम के वृक्ष पाया जाता था। इसलिए जो नर्मदा का स्थल है उसको ही क्या कहा जाता था, आम्रकूट। फिर हमें नेक्स्ट लिखना है मेकल के बारे में। तो मेकल की बात करें तो मेकल जो विंध्य और सतपुड़ा पर्वत जहाँ पर मिलते हैं उसे मेकल कहते हैं। मतलब ये दोनों के बीच में क्या पाए जाते हैं, मेकल पाए जाते हैं, जहाँ पर से नर्मदा नदी की जो प्रवाहित होती है। ये ऑलरेडी हमने ऊपर में पढ़ रखे, उसी को आपको लिखना है। ठीक है, फिर माइकी बगिया। माइकी बगिया ये अमरकंटक और नर्मदा क्षेत्र का एक स्थान है। लेखक का मानना है कि पुरातन समय में माइकी बगिया से भी जल स्रोत निकलता रहा होगा। तो माइकी बगिया की बात करें तो अमरकंटक और नर्मदा क्षेत्र का एक जगह है जहाँ से पुरातन समय में वहाँ से भी जल निकलता रहा होगा। वही जल धारा वर्तमान समय में नर्मदा जल कुंड तक आती होगी। मतलब नर्मदा कुंड में तो पानी कहाँ से आती है, तो उसको भी तो देखना पड़ेगा ना, तो वो कहाँ से आती होगी, वो माइकी बगिया से आती होगी। ये लेखक का अनुमान है। ठीक है, वर्तमान समय में माइकी बगिया से लेकर नर्मदा जल कुंड की धारा सूख चुकी है। यह सोन नदी और नर्मदा की क्रीड़ा स्थली तथा ऋषि मार्कंडेय की तपोभूमि भी रही है। कौन, माइकी बगिया जो है। क्लियर है? तो ये रहा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से। ठीक है, फिर लास्ट भी और भी क्वेश्चन है। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक पाठ में वर्णित नैसर्गिक। नर्मदा का उद्गम मतलब आपको पूरे उसके सौंदर्य का वर्णन करना है कि किस प्रकार है, कैसा है। तो इस पाठ को पढ़ोगी तो आप लोग आराम से इसको अपने मन से लिख सकते हो, आपको एकदम से रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। इसलिए क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है, जैसे कि
नर्मदा का उद्गम, अमरकंटक के बारे में लिखना है कि अमरकंटक कैसी है। हम सीधी बात करें तो ये विंध्य और सतपुड़ा नर्मदा का मतलब सतपुड़ा जो पर्वत है उसके बीच में क्या पाया जाता है, ये नर्मदा नदी बहती। नर्मदा नदी के आसपास का एरिया बहुत ही हरी भरी होती है, वहाँ आम वृक्ष की बहुतायत रूप में पाया जाता है और वहाँ निवास करने वाले लोग, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पक्षी सब नर्मदा नदी पर निर्भर है, इस तरीके से लिख सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर निवास करने वाले लोग अपना जो जीवन यापन है उन्हीं के आधार पर बढ़ा जाता है। और कुंड के बारे में लिख सकते हो कि कुंड किस तरीके से, इस तरीके से इसको खत्म कर सकते हो। क्लियर है? तो ये रहा आपका इंपॉर्टेंट। हम लोग इस चैप्टर का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा? अमरकंटक ने नर्मदा को जन्म देकर भारत को वरदान दिया है, इसका क्या मतलब है, इसको अपने विचार में लिखना है। तो इसके उत्तर आप लोग इस तरीके से सामने लिख सकते हैं कि अमरकंटक ने नर्मदा को जन्म देकर भारत को वरदान दिया है। इसका मतलब ये है कि आदिकाल से किसी भी संस्कृति सभ्यता के विकास और उत्कर्ष में नदियों का अमूल्य रहा है। भारत जैसे सांस्कृतिक देश जहाँ नदियों को भगवान की उपाधि से अलंकृत किया गया, क्योंकि नदियाँ आदिकाल से मानवता, प्रकृति, वन, पशु पक्षियों आदि का पालन पोषण करती चली आ रही है। ठीक है, तो देखो, जन्म देकर अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, जन्म देकर भारत को वरदान दिया। इसका मतलब ये है कि नर्मदा के सहारे बहुत से जीव जंतु, पशु पक्षी क्या है, उससे उनके सहारे है जो जीवन यापन कर रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं। और साथ ही साथ उनकी वजह से पेड़ पौधे, पशु पक्षी भी अपना जो जीवन सही से व्यतीत कर रहे हैं। इस वजह से उसको कहा गया है कि बहुत से बड़े भूभाग में फैले हुए हैं, तो वो उन्होंने भारत को जो है वरदान दिया है, इस तरीके से कहा गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां। अविवेकपूर्ण और अंधाधुंध खनन से अमरकंटक क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को किस प्रकार का नुकसान हो रहा है। मतलब वहां पर जो है खनन कार्य हो रहा है, तो खनन कार्य से किस प्रकार नुकसान हो रहा है उसको लिखना है। तो एक बार आप आंसर तो जरूर पढ़ ले पूरे को, ठीक है, तब जाके आप फिर आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। इस तरीके से उसमें लिख सकते हैं, अविवेकपूर्ण और अंधाधुंध खनन आज भी गंभीर समस्या है। आज हम खनन के लिए वनों की कटाई करते हैं और जमीन, अब देखो खनन करना इसका मतलब वहां पर पेड़ कटेंगे तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, आप सब जानते हैं। ठीक है, और जमीन के अंदर से खनिज पदार्थों का खनन करते, किंतु यह खनन की प्रक्रिया आज अनियंत्रित हो चुकी, जिसके कारण वन क्षेत्रों में लगातार दोहन हो जा रहा है। अब देखो, इससे पूरी तरीके से हमारा पेड़ का नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही साथ वहां पर मिट्टी का भी नुकसान हो रहा है और वहां पर्यावरण पूरी तरीके से खराब हो रहा है। पर्यावरण खराब हो रहा है मतलब वहां पर जो निर्भर थे जीव जंतु या वनवासी कह सकते हैं, उनकी जीवन तो पूरी तरीके से बर्बाद हो रही है, खराब हो रही है ना। तो उन चीजों को ही आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, जिसके कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। इस वजह से तापमान बहुत बढ़ता है, कभी भी बारिश हो रही, कभी भी जरूरत है तब बारिश नहीं हो रही, उसकी ही वजह से, क्योंकि हम प्रकृति का संतुलन बिगाड़ रहे हैं पेड़ पौधों की कटाई करके। वन क्षेत्रों की लगातार कटाई में खनिज संपदा के दोहन के कारण आज कई वन जो विलुप्त होते जा रहे हैं। हजारों वन प्रजातियों भी लुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी। वनों की कटाई एवं प्राकृतिक संपदाओं का अनियंत्रित दोहन क्या होता है, उसके आज मानव जीवन को भी क्या विनाश की ओर लाकर खड़ा कर दिया। तो जो चीजें आप समझते हो, दोहन से क्या हो रही है, मतलब पेड़ पौधों की कटाई हो रही है, पेड़ पौधों की कटाई हो रही है। इसका मतलब यह है, सिंपल सा आप लोग को समझ के रखना है कि जितने भी जीव जंतु है वो विलुप्ति की कगार पर है, और साथ ही साथ जो मानव जीवन वो भी संकट की ओर जो है अग्रसर हो रहे हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आपका लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से, नर्मदा नदी लोगों के जीवन को कैसे खुशहाल बनाती है। तो अब इसकी देखो आंसर सब में सेम वर्ड्स को लिखना है, क्योंकि आएगा एग्जाम में तो कोई एक ही आएगा, सबका सब नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, प्राचीन काल से ही हम देखते आ रहे हैं कि किसी भी संस्कृति और सभ्यता का उद्गम, इसको हमने ऊपर वाले भी आंसर में, किसी न किसी तट पर हुआ है। मतलब कोई सा भी सभ्यता की बात करें, हड़प्पा सभ्यता की बात करें, तो कहीं ना कहीं उसकी उत्पत्ति को हम किसके आधार पर, उसके नदी नालों के हिसाब से ही देखे हैं। ठीक है, ये प्राचीन काल से चलता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण नदियों का जीवन के लिए उपयोगी होना है, क्योंकि नदी जो है उपयोगी होते हैं। अब तो नदी खुशहाल कैसे बनाती है, इसका मतलब यह है कि नर्मदा नदी लोगों को खुशहाल बनाती है। तो ये एक्स्ट्रा चीजें ऊपर जो लिखा है, इतना आप ग्रीन जो देख रहे हैं लाइंस, वो एक्स्ट्रा चीजें हैं, वो बढ़ाने के लिए आंसर को, बस सिंपल सटीक आप ये याद रख करके रखिए। नीचे में जो लिखा है, नर्मदा नदी वहाँ के लोगों को प्रकृति, जंगल, पशु पक्षी सबके लिए अत्यंत आवश्यक, वो उनकी जीवन यापन के लिए एक अभिन्न अंग है कहा जाए, मतलब महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस वजह से इस तरीके से लोगों उनके मतलब उनके आसपास रह करके क्या करते हैं, सबका फायदा मिलता है उनको, पेड़ पौधों का फायदा मिलता है, फल फूल बेच पाते हैं वहाँ के लोग, पशु पक्षी भी सही से जीवन यापन कर पाते हैं। इस तरीके से उनके जीवन को खुशहाल बनाते हैं करके आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये रहा आपका कंप्लीट आपका 1.2 जो है यूनिट 1 का। तो आप लोग को अगर इसके स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसकी बात है पीडीएफ का, तो पीडीएफ को हम आप टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे, तो वो वहाँ से आप लोग जो है इसको जा करके डाउनलोड
कर सकेंगे और नोट कर पाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो पर। और कौन सी टॉपिक पर वीडियो चाहिए और आपको मैं बता दूं ऑलरेडी ऑल चैप्टर्स का आएगा, तो आप लोग समझ आ रहे कि नहीं ये कमेंट करके जरूर बताया करें, आपके लिए यूजफुल है कि नहीं ये जरूर बताया करो, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर देंगे।